नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम चांसी सिंह है और मैं आप सभी के बीच में कानपुर नगर से जुड़ी हुई हूँ। मैं देख रही हूँ कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अभी तक जो भी आपकी साथी कार्यकर्त्री अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, अभी हमारे साथ में 516 कार्यकर्त्रियां जुड़ चुकी हैं। तो जो भी कार्यकर्त्रियां अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, कृपया आप अपनी साथी आंगनवाड़ी बहनों को बता दीजिए कि सत्र शुरू हो गया है। जितनी ज्यादा अधिक संख्या हमारे साथ में जुड़ेगी, उतना ही अच्छा सफल ये सत्र रहेगा। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ रोचक बिंदुओं के साथ हम आए हैं आपके बीच में। तो हमारे साथ में अंत तक जुड़े रहिए। साथ में जो भी हमारी टीम के द्वारा जो मुख्य बिंदु आपको बताए जाएंगे, उनसे संबंधित जो भी सवाल होगा लगातार आप कमेंट में लिखते रहिएगा। हम सत्र के अंत में हमेशा की तरह इस बार भी सारे सवालों का जवाब देंगे। और सत्र में जब आप जुड़ जाएं और जब हमारा सत्र अंत की तरफ पहुंचे, समाप्ति की तरफ पहुंचे, तब वहां पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका हमारे साथ में प्री प्राइमरी ग्रुप में जरूर साझा करें, ताकि हम वहां पर और आपकी रॉकेट लर्निंग की टीम देख सके कि कौन कौन सी कार्यकर्त्रियां और कितने समय तक यूट्यूब सत्र में हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। मैं ओवर टू सुप्रिया। जी, धन्यवाद चांसी जी। तो हमारी प्यारी आंगनवाड़ी दीदी, इस बार हम फिर से आ गए हैं आपके साथ। 19 अगस्त को तीसरा मंगलवार पड़ रहा है, यानी आपका ईसीई डे है। तो जिसमें आपको अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक करानी होगी। और क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे जिस पर आप चर्चा करेंगे, क्या विषय होंगे जिन पे आप अभिभावकों के साथ बात पर मतलब बातें कर सकते हैं, उन के विषय वस्तुओं पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये मुख्य हैं, जिनमें है नन्ही उपलब्धियां 0 से 6 वर्ष, सीख में देरी सहयोग के तरीके, मजेदार निशाना खेल और घर पर की जाने वाली गतिविधियां। तो इसी के साथ हम आगे अपने सत्र में बढ़ते हैं। और मैं सत्र में बढ़ने से पहले, हमारे साथ काफी मात्रा में सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी सर मैम का, बाल विकास परियोजना अधिकारी सर मैम का और सभी सुपरवाइजर मैम का, जो आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और आंगनवाड़ियों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनका हौसला अफजाई करते रहते हैं उनके कार्य के प्रति। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी आंगनवाड़ी दीदी, वो तो हमेशा ही तैयार रहती हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों की मजबूत नींव के साथ में इस सत्र को, और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या होंगे मुख्य विषय जिन पे हम और चर्चा कर सकते हैं। तो हर बार के जैसे इस बार सबसे पहले हम भावगीत से प्रारंभ करेंगे। और जब केंद्र पर आप अभिभावकों को सूचना देते हैं कि इस दिन अभिभावक बैठक कराना है, तो उससे पूर्व हमें बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं एक प्रयास करना चाहिए कि भावगीत को पूरे तरीके से तैयार कर लें। बहुत ही आवश्यक है। हम क्या प्रस्तुति दे रहे हैं अभिभावकों के समक्ष, बच्चे जो केंद्र पर पढ़ रहे हैं उनको हम एक भावगीत पूरे तरीके से तैयार करा दें, गतिविधि के साथ, एक्टिविटी के साथ, जिससे वो माता पिता के समक्ष प्रस्तुति दें तो माता पिता को बहुत अच्छा लगे। क्योंकि हर माता पिता को बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों का इस तरीके से प्रस्तुतिकरण। तो भावगीत जरूर तैयार कराएं और स्वागत में ही भावगीत कराएं। दूसरा जो विषय होगा वो होगी नन्ही उपलब्धियां, जिसमें हम 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष के बीच में क्या क्या उपलब्धियां बच्चों के लिए होती हैं, और इसमें आंगनवाड़ी दीदी की क्या रोल है, घर परिवार का क्या रोल है, हम क्या भूमिका है, इसको भी समझेंगे। तीसरा होगा सीख में देरी और सहयोग के तरीके, जिसको हम समझेंगे कि अगर इन उपलब्धियों में देरी हो रही तो क्या सहयोग के तरीके अपनाए जा सकते हैं। और एक गतिविधि जिसमें माता पिता की पूरी भागीदारी होगी, वो होगा मजेदार निशाना खेल। उम्र आधारित खेल के महत्व को समझेंगे कि क्या फायदे होते हैं उम्र के आधारित जो खेल होते हैं उनके अनुसार। और क्विज, जैसा कि हर बार हम प्रश्न लेकर के आते हैं, आप लाइव कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते हैं, तो उसी प्रकार से इस बार भी एक प्रश्न आपके लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ लखनऊ जिले के गोसाईगंज परियोजना से बाल विकास परियोजना अधिकारी सर श्री राकेश कुमार सर जी जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ अभी इस सत्र में आए और थोड़ा अपने साथ बताएं कि हम पीटीएम जो करा रहे हैं इसमें क्या भूमिका हो सकती है, या फिर आपकी जो भी भावनाएं हैं उनको जरूर व्यक्त करें। जी मैम, सभी को मेरा नमस्कार।
मैं राकेश शर्मा, सीडीपीओ गोसाईगंज लखनऊ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पीटीएम के आयोजन के बारे में आप लोगों ने ये आयोजन आयोजित किया है, उसके लिए मिलने का अवसर मिला मुझे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना विशेष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पीटीएम, जिससे जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है वो अभिभावकों से जुड़ सकती है, और जुड़ने के बाद उनको जो फीडबैक सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई है, जिससे सुनने में समस्या आ रही है जी। अर्पिता जी, आपको आवाज आ रही है? जी सुप्रिया, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शायद सर का कुछ नेटवर्क इशू है। हम आगे सत्र की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही सर वापस हमें ज्वाइन करते हैं, हम सर का संबोधन कराएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। ठीक है, मेरी ठीक है, आवाज। ठीक। हाँ, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है आपकी आवाज। मैं केंद्र निरीक्षण कर रहा था। हमारे जी। यहाँ कई कार्यक्रम होने हैं 15 अगस्त पे। पेयरिंग विद्यालयों पे बड़े कार्यक्रम होने हैं, तो उसी के सिलसिले में मैं फील्ड में था। मैं ये कह रहा था कि जो ये आपने कार्यक्रम कराया पीटीएम को लेके, जो आपने जूम मीटिंग आयोजित करी है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। जिससे हमारी आंगनबाड़ियों को ये पता चलेगा कि हमें क्या क्यों करना है और इसकी आवश्यकता क्या है और इससे क्या लाभ होंगे, है ना। क्योंकि जी जब तक हम आवक से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तब तक जो एक आउटपुट मिलना चाहिए, लर्निंग जो बच्चों की होनी चाहिए, बिना अभिभावक से जुड़े हम अच्छे से कर नहीं सकते। तो ये उसकी दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है कि कम से कम हमारी जो आंगनबाड़ी और बच्चों के अभिभावक के बीच संवाद स्थापित होगा। तो जो समस्याएं हैं उनके रहने के जो आयोजन है, अभिभावक का जो सहयोग लेना है, हाँ, शामिल सर करना। माफी चाहेंगे, परंतु अभी अभी आपकी आवाज फिर से थोड़ी धीरे हो गई है जी। ठीक है। हाँ जी। तो सर हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आप हमारे साथ सत्र में जुड़े और हम सभी का हौसला अफजाई किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम सभी को आप सहयोग करते रहिए, आप सभी के सहयोग से ही हम सभी मिलकर के बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आपका इसमें धन्यवाद। मैं एक एक महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगा केवल। जी मुझे ये कहना, आंगनबाड़ी जितनी है उनसे ये कहूंगा कि पीटीएम के पहले जो ग्राम प्रधान है उसको सूचित जरूर कर दें, और जो एक दिन पहले जितने पेरेंट्स हैं उनको सूचना मिल जाए, चाहे मैसेज के माध्यम से चाहे फोन करके। मैसेज तो कम गांव में लोग देखते हैं, लेकिन फोन करके एक दिन पहले सूचना दे दी जाए उनको कि कल पीटीएम है, और विषय डिसाइड हो जाए पहले से, किस विषय पे करना है, क्या करना है, उसकी पूरी तैयारी कर लें पहले, है ना। नहीं तो वो आएंगे फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, तो फिर उससे एक नकारात्मक फीडबैक जाता है कि वहां पे केवल बुलाया जाता, कुछ होता नहीं है। तो पहले से तैयारी कर लें क्या क्या करना है। लेकिन ग्राम प्रधान को जरूर सूचित करें, उनको शामिल करेंगे तो बहुत सहयोग मिलेगा इनको। जी ठीक है। जी थैंक जी। यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि सर ने बताया, हमें सभी माध्यम से मतलब सभी को मिल करके एक प्रकार से इस विषय पर चर्चा करनी है। तो जैसा सर ने बताया, आप जरूर ग्राम पंचायत में और ग्राम प्रधान को सभी को सम्मिलित करिए पीटीएम डे पर, जिससे सभी लोग मिल करके कार्यक्रम को और भी बेहतर बना पाए। तो आगे बढ़ते हैं और क्या मुख्य इस बार के विषय होंगे जिस पे हमें चर्चा करना है, उसको समझते हैं। तो भावगीत के लिए जैसा बताया गया था, तो इस बार भावगीत आपको करानी होगी ताली दो भाई ताली दो पर, जो कि लगभग में मुझे लगता है बहुत सारी आंगनवाड़ी दीदी कराती भी होंगी, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों ने करवाया भी हुआ होगा। तो जिन बहनों ने करवाया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसे अभी तक करवाया है कि नहीं करवाया है। नहीं करवाया है तो ये हम आपके साथ भावगीत साझा करेंगे। आप इस भावगीत को देख करके भी मतलब करा सकते हैं। देखिए, भावगीत एक ही होता है, सबके कराने का अलग अलग तरीका होता है, तो बिल्कुल परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस अनुसार इसको करा सकते हैं उस प्रकार से तैयार कराइएगा और बच्चों के साथ उनको तैयार करा के माता पिता के समक्ष प्रस्तुति कराइएगा। ये बहुत ही आवश्यक है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है जब वो प्रस्तुति देते हैं तो। और इन्हीं छोटे छोटे मतलब आयोजन से वो कभी बड़े होकर के बड़े आयोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है, भावगीत को तो जरूर ही कराइए पीटीएम के दौरान।
इसको कैसे कराना है, इससे संबंधित हमने एक लिंक भी मतलब आपको दिखाना चाहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका भावगीत। दिखाओ, ऐसे करते हैं ना। मैं बोलूंगी पहले, फिर आप सब बोलना और जोर जोर से बोलना, ठीक है? ठीक है। आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। शिवांश ऐसे करो, ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली। ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। रोके ताली हंस के ताली, रोके ताली हंस के ताली, रोके ताली हंस के ताली, रोके ताली हंस के ताली। ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली। ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली। आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। धीरे ताली तेज ताली, धीरे ताली तेज ताली, धीरे ताली तेज ताली, धीरे ताली तेज ताली। जाओ धीरे ताली तेज ताली, धीरे ताली तेज ताली। ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। खड़े होके ताली बैठ के ताली, खड़े होके ताली बैठ के ताली, खड़े होके ताली बैठ के ताली, खड़े होके ताली बैठ के ताली। आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति थी ये। तो आप सभी को भी जब पीटीएम का आयोजन करना है तो इसी प्रकार से बच्चों के साथ इस भावगीत को तैयार कराना है। बताना चाहेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस भावगीत के माध्यम से बहुत सारी चीजों का ज्ञान बच्चों को हो रहा है। ऊपर का ज्ञान, नीचे का ज्ञान, धीरे का ज्ञान, धीरे और तेज का। तो तालियों के माध्यम से, भावगीत के माध्यम से कितनी सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं। तो इसीलिए आ, ये बहुत ही अच्छा जरिया है। आप भावगीत के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे का भाषा का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, उसकी तो मतलब वो तो होता ही होता है। चलिए अब सीखते हैं आगे और जानते हैं क्या है नन्ही उपलब्धियां 0 से 3 वर्ष में जो बच्चे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इन उपलब्धियों में माता पिता का और आप सभी आंगनवाड़ी दीदी का क्या योगदान होता है। तो 0 से 6 महीने के बीच में
स्तनपान कराना जरूरी होता है बच्चों को। तो माता पिता को आपको ये बताना है, जब इस बार अभिभावक बैठक में माताएं आएंगी, कई ऐसी माताएं आएंगी जिनके अभी बच्चे छोटे होंगे, 0 से 3 वर्ष के समय अंतराल में होंगे, तो उनको आप बता सकती हैं कि 6 महीने तक उन्हें सिर्फ स्तनपान कराना है। साथ ही साथ जब बच्चा आंख मिलाना प्रारंभ कर देता है, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट पर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है, उस दौरान माता पिता भी बच्चे के साथ आंखें मिला करके बात करें, उसके मुस्कुराहट पर मुस्कुरा के प्रतिक्रिया दें। बच्चे को जब वो गोद में लें तो उससे बातें करें, है ना। जितनी बातें करेंगे उतना ही ज्यादा उनसे भावनात्मक जुड़ाव होगा। बच्चे को स्पर्श करते रहें, उसे छूते रहें, जिससे कहीं ना कहीं संवेदनात्मक विकास होगा, उसे छूने का महसूस होगा कि माता पिता जब हमें छू रहे हैं तो किस प्रकार से महसूस हो रहा है। तो सुप्रिया जी, 0 से, हाँ जी, सुप्रिया जी माफ कीजिएगा, ये यूट्यूब की स्क्रीन शेयर है, पीटीएम की एक बार स्क्रीन शेयर करिए, पीपीटी की। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। सेकेंड ना, तो अभी ठीक है। तो जी बढ़िया। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो, जैसा हमने बताया, 0 से 6 महीने के बीच में इन इन बातों का ध्यान देना जरूरी है, जिससे बच्चों के अंदर संवेदनात्मक विकास होती है और कहीं ना कहीं माता पिता से जुड़ाव बच्चों को बनते जाता है। फिर हम बात करते हैं 6 से 12 महीने की। तो जब बच्चा जैसे जैसे 6 से 12 महीने के बीच में आता है, माता पिता को उन्हें ठोस आहार देना प्रारंभ करना होता है। रंग बिरंगे खिलौनों को देना होता है माता पिता को, जिससे बच्चे रंगों को पहचान सकें और जिसके माध्यम से ध्वनि, रंग और स्पर्श की क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी उसको समझ सकें, है ना। अगर जैसे वो कोई ठोस खिलौने को छू रहे हैं तो उसको महसूस करने पे कैसा होगा, रंगों को देखकर वो आकर्षित होते हैं और उनका नाम पुकारना प्रारंभ करें। ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है। जब बच्चा 6 से 12 महीने के बीच में होता है तो उन्हें नाम पुकार, उनके नाम जो भी आप माता पिता रखते हैं उनसे उनको पुकारना प्रारंभ करें। बाबू भैया तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन उनका जो नाम है, जब हम उनको पुकारते हैं तो बच्चा उस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए उनका नाम पुकारना प्रारंभ करें, उसे पहचान की पहचान होगी कि ये मेरा नाम है, शायद ये मुझसे कुछ संबंधित है, इसलिए मुझे इस प्रकार से पुकारा जा रहा है। तो 6 से 12 महीने के दौरान माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को ध्वनि, रंग और स्पर्श के प्रति कैसे प्रतिक्रिया होती है वो उसको महसूस कराने का प्रयास करें। और ये सारी जानकारी अभी आज जो दी जा रही है, आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को, माता पिता को देनी है। फिर बच्चा जब 12 से 18 महीने का होता है तो उस दौरान माता पिता को कुछ इस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो, पहचान हो और गतिशीलता को समझ पाए। जैसे कि बच्चा क्या करना, चलना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ कर देता है। तो अगर नहीं चल पा रहा है बच्चा, समस्या आ रही है, तो आप माता पिता की जिम्मेदारी होगी यहाँ पर कि उनको चलने का प्रयास करना सिखाएं, उंगली पकड़ के चलना सिखाएं। कोई वस्तु पकड़ने में कठिनाई हो रही है, अगर ये उपलब्धि उसे नहीं मिल पा रही है, समस्या आ रही है, तो उसको माता पिता प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। छोटे शब्दों को पहचानना सिखाएं माता पिता, जैसे छोटे छोटे शब्द, माँ, पापा, दादी, मतलब माँ, मतलब ऐसे ही बच्चे सीखते हैं बोलना। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को 12 से 18 महीने के बीच में ये सारी गतिविधियां कराना प्रारंभ कर दें। कहानियां सुनाना, छोटी छोटी कहानियां सुनाना, चित्रों को दिखाना बहुत ही आवश्यक है। चित्रों को दिखाना, आप चित्रों को दिखाना, साथ साथ उनके जो खिलौने होते हैं, आप सभी को याद होगा, हम सभी के समय से ही झुनझुने को हम बजा बजा के बच्चों के आंखों के साइड में मतलब घुमाते हैं। जिधर जिधर झुनझुना जाता है बच्चा उधर देखता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी गतिविधि है, जिससे हम देख पाते हैं कि बच्चे के आंखों की क्या प्रतिक्रिया है, ध्वनि के साथ में क्या तालमेल है। तो ये जो 12 से 18 महीने का समय है, इस दौरान माता पिता की बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि इन छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान दें कि क्या प्रतिक्रिया हमारे बच्चे की हो रही है। और इसको बताने का पूरा कार्य आप आंगनवाड़ी दीदी का रहेगा। 18 से 24 महीने में बच्चे के अंदर धीरे धीरे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, उस उनके अंदर भावनात्मक जुड़ाव होने लगता है।
जैसे, और इसके बाद वो क्या प्रारंभ करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते हैं। क्या है ये, क्या है, उनका ज्यादातर प्रश्न ऐसा ही होता है, ये कहाँ है, ये क्यों है। तो इन प्रश्नों से उन्हें माता पिता को अच्छी प्रतिक्रिया देनी है, उनका सही जवाब देना है, बार बार जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करके, नाराज होकर के कि बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं ना दें। जैसी प्रतिक्रिया यहाँ पे माता पिता देंगे वही प्रतिक्रिया बच्चा भी सीखेगा। तो बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर आप अच्छे तरीके से व्यवहार करें, और जो प्रश्न वो पूछ रहा है उस प्रश्न का जवाब दे, जिससे उसके ज्यादा से ज्यादा शब्दों का भंडार बढ़ सके। साथ ही साथ रंग, आकार, जानवरों की पहचान, इस तरीके की चीजें वो सीखते हैं। ध्यान से बातों को सुनना, दोहराना, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो 18 से 24 महीने के दौरान बच्चे बोलना करना प्रारंभ कर देते हैं। 24 से 36 महीने का जब बच्चा होता है, उस दौरान बच्चे के अंदर सामाजिक विकास की नींव डाली जाती है, जिसमें माता पिता बच्चों को अनुशासन और दिनचर्या की आदत डालना सिखा सकते हैं। किस प्रकार से उन्हें प्रतिदिन सुबह उठना, अपनी सुबह उठ के ब्रश करना, शौच जाना, शौच जाने के बाद हाथ धुलना, नहाना, पूजा करना, और माता पिता के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, बात करना, मतलब ये जो दिनचर्या है बच्चा इसी उम्र से सीखता है। अन्य बच्चों के साथ वो कैसे खेल सकता है, रिश्तों की पहचान, ये मेरे पापा हैं, दादी हैं और बाबा हैं, चाचा चाची, इस प्रकार के रिश्तों का पहचान 24 से 36 महीने के दौरान ही बच्चे को होता है। अन्यथा इससे पूर्व उसके लिए जो भी होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो इस दौरान बच्चे के अंदर स्कूल पूर्व की समझ भी माता पिता पैदा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से धीरे धीरे घर पर ही गिनती, रंगों का पहचान, अक्षर पहचान, वर्णों की पहचान करा करके कर सकते हैं। देखिए, जो 0 से 3 वर्ष का समय है, पूरे तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर माता पिता और परिवार की होती है, क्योंकि उस दौरान बच्चा पूरे तरीके से घर परिवार में ही रहता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि इन छोटी छोटी गतिविधियों को पहचाने, अंतर को, बदलाव को, उपलब्धियों को समझें, तभी जा करके आगे समझ पाएंगे कि क्या जो ये उपलब्धियां सभी बच्चों को प्राप्त करनी है, आपके बच्चे ने प्राप्त की है या नहीं की है। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या गतिविधियां होती हैं। तो जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है, अब यहाँ बच्चा जो है उसके अंदर आत्मविश्वास भी विकसित होने लगा है, और बच्चा अपना नाम भी बताने लगता है, अपनी उम्र को बता सकता है, रंगों को सीधे तरीके से पहचान सकता है, क्योंकि घर पर माता पिता के सहयोग से उसके अंदर ये पहचाननी पहले से प्रारंभ हो चुकी है। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। तो ये अब यहाँ पे बच्चा चूंकि केंद्र में आना प्रारंभ कर चुका है, तो 3 से 6 वर्ष के दौरान यहाँ पर आंगनवाड़ी दीदी की भी भूमिका जुड़ जाएगी, कि जब बच्चा केंद्र पर आए तो आप उसको, अगर कमी रह गई है तो उसको पूरी तरीके से सिखाएं, कि बच्चा अपना नाम लेकर के बता सके, अपना उम्र बता सके, रंगों की पहचान कर सके। केंद्र पर आए तो समूह में खेले, अपनी बारी का इंतजार करे, और साथ ही साथ साझा करना सीखे। ऐसे ऐसे चीजों को वो सीखना धीरे धीरे आदत डाले। कहानी सुनाना, पात्रों की नकल करना, नकल करने की अगर बात करें तो 3 से 4 वर्ष के दौरान बच्चे घर के परिवार की नकल करना प्रारंभ कर देते हैं। पापा कैसे करते हैं, मम्मी कैसे बात करती हैं। अ, उदाहरण के तौर पे मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी बेटी भी मेरी नकल करती है। तो ये सभी बच्चों की खासियत होती है, वो देख करके सीखते हैं और पात्रों की नकल करते हैं। अगर ये जो उपलब्धियां हैं, ये छोटी छोटी बदलाव हैं, किसी बच्चे में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी दीदी की जिम्मेदारी हो रही है उनसे पूछना कि क्या आपका बच्चा 3 से 4 वर्ष का है, तो उसके अंदर ये आप मतलब दिख रहा है, बच्चा नाम बता पाता है, रंगों की पहचान कर पाता है, एकल वाक्य, दोहरे वाक्य बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आते हैं हम संज्ञानात्मक सोच, मतलब 4 से 5 वर्ष में जब बच्चा आता है तो उसको स्कूली जैसी आदतें प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे कि गिनती 1 से 10, अक्षर A से Z, क ख ग घ, वर्णों का ज्ञान। इस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र पर आकर के बच्चे सीखते हैं, सरल चित्रों को बनाना सीखते हैं, रंग भरना सीखते हैं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा की पहचान सीखते हैं। जैसे अभी हमने भावगीत देखा, उस भावगीत में कितने सारे शब्द थे, है ना।
जोर से ताली, धीरे ताली। तो इसी प्रकार से जब आप गतिविधियों को केंद्र पर कराती हैं तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। भावगीत सीखता है, तालियों का खेल खेलता है। जब तालियों का खेल खेलता है तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारी आंगनवाड़ी दीदी भी जुड़ी हुई हैं। मैं इसी उपलब्धियों के साथ कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूंगी ताकि हम सभी का ये सत्र दो तरफा बना रहे। तालियों को बजाने से कौन सा विकास होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हमें ये गतिविधियां करनी होती हैं। साथ ही साथ केंद्र पर आप तो करा रही हैं, आंगनवाड़ी दीदी करा रही हैं, लेकिन घर पर भी आप बताइए माता पिता को कि ये गतिविधियां करानी है। अब बच्चा अगर 5 से 6 साल का हो जाता है तो उसको प्रारंभिक तौर पर जो पढ़ना लिखना है वो आ जाना चाहिए। अनुशासन की जो अगर बात करें, जैसा हमने बात किया था साझा करना, अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो पहले की तुलना में थोड़ा सा और बदलाव आना चाहिए। उसे साझा करना मतलब बिना झिझक के, खुद से ही आदत हो जानी चाहिए। हाथ धुलना, कैसे मुझे खाने से पहले हाथ धुलना है, खाना खाने के बाद हाथ धुलना है, शौच जाने से पहले मतलब शौच आने के बाद भी हाथ धुलना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी आदतें हैं, प्रतिदिन नहाना, खुद की साफ सफाई रखना, ये आदतें बच्चों के अंदर हमें डालनी है, केंद्र के माध्यम से और घर के माध्यम से। कहानी की शुरुआत करना, बच्चे सीख जाते हैं एक समय की बात है। इतनी कहानियां वो सुनते हैं कि उनकी कहानी शुरू ही ऐसे होती है कि एक समय की बात है। फिर कहानी को कैसे खत्म करना है उनको ये समझ में आ जाए। साथ ही साथ अपने आप मतलब स्कूल केंद्र में आने से पहले और केंद्र जब उनका छूट जा रहा है तो आगे स्कूल जाने के समय में किस प्रकार से अपने सामग्री को, ड्रेस कोड तैयार रखना है, एक व्यवस्थित ढंग से रखना है, टाइम टेबल को समझना है, इसकी पूरी जानकारी रहे। मतलब 5 से जब 6 वर्ष का बच्चा होता है तो उसके अंदर स्कूल जाने से पहले की जो पूर्व तैयारी होती है वो हो जानी चाहिए। अगर ये सारी जो आदतें हैं और जो विकास हैं, ये नन्ही उपलब्धियां हैं, अगर बच्चों में इस उम्र के अनुसार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, आंगनवाड़ी केंद्र में भी और माता पिता को घर पर भी। लेकिन इसको ध्यान देना जरूरी है। अगर हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे सारे बच्चों को एक, तो शायद समस्या आ सकती है। अब समझते हैं आगे। अगर इस प्रकार से जो हमने अभी समझा, जो हमारी सीख थी, हमारी उपलब्धियां थी, उम्र के अनुसार जो बच्चे प्राप्त करते हैं, जो विकास होता है उनमें अगर देरी हो रही है तो किस प्रकार से हमें सहयोग मिलेगा। तो बच्चे को मान लीजिए आपने सही समय से देखभाल दिया, पौष्टिक खाना भी दिया, टीकाकरण भी हुआ है, बच्चे की पूरी साफ सफाई का ध्यान दिया गया, बच्चे ने खेल कूद भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटि रह रही है या फिर कोई ऐसा विकास है जो कम है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां बच्चों में जरूर दिखाई देने लगती हैं। तो आवश्यकता है बच्चों के विकास में जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, रचनात्मक विकास, भाषा का विकास, इन पांचों विकास में यदि कोई कमी है तो ध्यान देने की आवश्यकता है, केंद्र पर भी और घर पर भी। अगर किसी क्षेत्र में आपको लग रहा है, मतलब किसी भी क्षेत्र को हमें नजरअंदाज नहीं करना है और हमें उसे पूरी तरीके से ध्यान देना है। बच्चा पढ़ तो रहा है, बोल तो रहा है, लेकिन उसे चलने में समस्या आ रही है। बच्चा सब कुछ सही है, शारीरिक रूप से सही है, सारी चीजें हो रही है, बट उसकी भाषा का पूरी तरीके से विकास नहीं, उम्र के अनुसार नहीं हो पाया। तो ये चीजें देखनी बहुत ही जरूरी है और उसके अनुसार तुरंत ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी आपसे माता पिता को संपर्क करने की आवश्यकता है, एएनएम से और जो जिले स्तर पर जो आशा होती हैं उनसे संपर्क करने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें मदद मिल सके और उसका सही उपचार हो सके। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सही समय पर उसको समझ सकें और सही समय पर उसका इलाज शुरू कर सकें, ताकि बीमारी या फिर जो कमी है वो और ना बढ़े और उसको हम वहीं से कंट्रोल कर सकें। तो इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे मतलब हमारी साथी चांसी जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और आगे की गतिविधि के लिए चाहूंगी कि चांसी जी आपको बताएं, जानकारी दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रिया जी। अ, इस सत्र में अभी तक जुड़ी रही हमारे साथ में हमारी साथी आंगनवाड़ी बहनें और सभी अधिकारियों को मैं पुनः स्वागत करती हूँ। मेरा नाम चांसी सिंह है और मैं आप सभी के बीच में कानपुर नगर से जुड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारे बिंदुओं को बताया, समझाया
और उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ताओं को ये सारे जो बिंदु हैं, जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, उनके अनुसार जो विकास है बच्चों के, वो समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई दुविधा है मन में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। लगातार हमारी टीम आपके सवालों को पढ़ रही है और हम सत्र के अंत में आप सभी के सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें इस यूट्यूब सत्र का और हमारे साथ में प्री प्राइमरी में साझा करें, ताकि हम सभी ये जान पाएं कि कहाँ कहाँ से कार्यकर्त्री हमारे साथ कौन से सत्र तक, कहाँ तक, किस समय तक हमारे साथ में जुड़ी रही। तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करूंगी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक मजेदार निशाना खेल की। हर बार पीटीएम में हम एक खेल एक्टिविटी लेकर के आते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी अभिभावकों के साथ। तो इस बार हम जो खेल लेकर के आए हैं वो अभिभावकों के साथ कराया जाएगा। इससे संबंधित इस खेल में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 बाल्टी। अगर बाल्टी नहीं है आपके पास में, तो जो आपके यहाँ पे राशन आता है केंद्र पर, उसके जो गत्ते होते हैं तेल के, जो गत्ते बचते हैं, आप उन्हें तैयार करके रख सकते हैं 2 गत्तों को। और आपको चाहिए होगा पुराने पेपर, कोई भी पुराना पेपर या जो पुराने चार्ट पेपर आपके अब अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल आप जो न्यूज़पेपर, जो अखबार होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन कागज के सहायता से बनाई गई 10 से 15 गेंद आप तैयार करके रख सकते हैं एक दिन पहले, और 2 गत्तों को तैयार करके रख सकते हैं। तो ये हो गई तैयारी। अब इसको किस प्रकार से खेला जाएगा? 2 समूह बांटे जाएंगे। एक समूह में 2 अभिभावकों को रखा जाएगा, यानी कि एक समय पर 4 अभिभावकों के साथ में ये खेल खेला जाएगा। एक समूह में 2 अभिभावक होंगे और दूसरे समूह में 2 अभिभावक होंगे। 2 कदम की दूरी पर एक लाइन खींची जाएगी, अभिभावक उस लाइन के पीछे ही खड़े रहेंगे और सामने 2 कदम की दूरी पे उस बाल्टी या गत्ते को व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा। फिर आंगनवाड़ी निर्देश देगी एक समूह को, वो एक कागज की बॉल उठाएंगे और बाल्टी के अंदर फेंकने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे समूह की बारी आएगी, वे भी उस गेंद को उठा करके उस बाल्टी के अंदर फेंकने का प्रयास करेंगे। दोनों ही समूह में आपको बराबर बराबर गेंद बांट देनी है और उन्हें जो गेंद दी गई है उन्हें उन्हीं गेंदों का इस्तेमाल करना है। अंत में जिस भी समूह के सामने रखी हुई बाल्टी में सबसे अधिक कागज की गेंदें एकत्र हुई हैं, वो ही समूह हमारा विजेता घोषित होगा और आपका ये आप सभी आंगनवाड़ी उन अभिभावकों को तालियां बजा करके उनको विजयी घोषित करेंगे और उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर से आप 2 समूह को बुला सकते हैं, यानी कि जो अभिभावक बैठ करके इस खेल का आनंद ले रहे थे वो भी इसको खेलें। प्रयास करें कि सभी अभिभावक जो आए हैं पीटीएम में, वो सभी इसमें एक एक बार जरूर प्रतिभाग करें। अगर ज्यादा अभिभावक हैं तो आप एक समूह में 3 अभिभावकों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अगर कम अभिभावक हैं तो आप एक अभिभावक का भी एक समूह बना सकते हैं और उनके बच्चों को भी उस समूह में शामिल कर सकते हैं। खेल समाप्त होने के बाद आंगनवाड़ी बहन का ये इसमें रोल रहेगा, ये भूमिका रहेगी कि वो अभिभावकों को बताएं कि खेल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्यों खेल आधारित गतिविधियों पर ही हम जोर देते हैं। जब अभिभावक ये खेल खेल रहे थे अन्य किसी अभिभावक के साथ में, तो वो कैसा महसूस कर रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था, बच्चे का कौन सा विकास इसमें होगा अगर वो इस खेल को खेलेंगे, किस प्रकार से वो आपस में जुड़ाव महसूस करेंगे, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी को अभिभावकों को बतानी है। जिस प्रकार से अभी सारे बिंदु सुप्रिया जी द्वारा बताए गए हैं, वो सारे आपको अभिभावकों को बताने हैं। उसी प्रकार से इसे भी आपको अभिभावकों को बताना है और इसका एक मजेदार वीडियो आपको साझा करना रहेगा प्री प्राइमरी में। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जरूर बनाएं और उसे हमारे साथ में प्री प्राइमरी ग्रुप में साझा करें, ताकि हम देखें कि आपने इस खेल को कितने मजे से अपने केंद्र पर कराया है पीटीएम के दिन। आगे बढ़ेंगे और हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। और ये पूरा सत्र, इससे हम शुरू से लेकर अभी तक बात कर रहे थे, उम्र आधारित खेल के बारे में बात करी, उम्र आधारित गतिविधियों के बारे में बात करी। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों उम्र आधारित खेल महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है खेल का। क्योंकि आप सभी को बार बार ये बताया गया है कि 0 से लगा करके 6 वर्ष में बच्चे का 90% मानसिक विकास हो जाता है। यही वो उम्र है जब बच्चे का
90% मानसिक विकास होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से 6 वर्ष में होता है, 0 से ही शुरू हो जाता है। तो 0 से अगर विकास होना शुरू हो जाता है तो ये हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं, बच्चे के आसपास का जो माहौल है, वो 0 से ही शुरू हो जाना चाहिए। आपका ध्यान देना, किस प्रकार की गतिविधियां, किस प्रकार का माहौल है, बच्चे को किस प्रकार के खेलने के अवसर दिए जा रहे हैं, जैसा कि पूर्व बता दिया गया है, तभी बच्चे का समग्र विकास हो सकता है। समग्र विकास के अंतर्गत आता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जब ये सारे ही पहलू पर बच्चे का विकास होता है, तभी बच्चे को एक अच्छे भविष्य और सफल भविष्य की हम कामना कर पाते हैं और उम्मीद कर पाते हैं कि वो अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बौद्धिक विकास की, तो बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा गिनती कर पाता है, रंगों को पहचान पाता है, शब्दों को बोल पाता है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने में उसको सफलता होती है। अगर हम सामाजिक कौशलता की बात करें, तो वो जब बचपन से ही छोटे छोटे समूह में खेल रहा होता है, तभी वो कई सारे नियम भी सीखता है कि उसकी बारी आएगी, तभी उसको चीजें मिलेंगी। अगर अकेले ही खेल रहा है तो वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि एक के बाद दूसरे की बारी आती है, कैसे समझेगा जब वो अकेले ही खेल रहा है। जब समूह में खेलेंगे तब बच्चे इन छोटे छोटे नियमों का भी पालन करना सीखते हैं कि अभी इस समूह को गतिविधि करने के लिए खिलौने दिए गए हैं। जैसे केंद्र पर छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और खिलौने दिए जाते हैं, फिर दूसरे समूह को आंगनबाड़ी एक साथ तो सबको नहीं दे देती होंगी। तो उसी प्रकार से उनको ये भी सीखने में आता है कि किस प्रकार अब हमारी बारी आएगी, अब इन्होंने बोला है, अब मैं फेंकूंगा बॉल। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं, बच्चे जब समाज में बच्चों के साथ ग्रुप में खेलते हैं तभी उनके अंदर ये विकास आ पाता है। भावनात्मक विकास की अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर काल्पनिक शक्ति बढ़ती है, कि शीलता जो है वो बढ़ती है। बच्चा बहुत सारे खेल अपने से कल्पना करता है खुद से, जैसे कि अभी बात करी जा रही थी, कहानी कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है। तो खुद से बच्चे जब उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है तो वो खुद से कहानियां बनाते हैं। बहुत सारी कहानियां वो खुद से बनाने लगते हैं, चीजों को जोड़ने लगते हैं, या किसी कहानी के अंत में 2-3 लाइनें वो खुद से और जो बना करके जोड़ते हैं। ये वो तभी कर पाते हैं जब उनकी भावनात्मक विकास अच्छे से समय पर हो पाता है, और उनका आत्मविश्वास भी इसी समय पर, इसी कौशल के अंदर आता है, जो इन्हीं सारी चीजों से बढ़ता है, ताकि वो बच्चा अपने समूह में अपने 2 लोगों से 4 लोगों से अपनी बात को रख पाए, अपनी भावना को अच्छे से व्यक्त कर पाए, और एक भावनात्मक जुड़ाव सामने वाले व्यक्ति से साथ महसूस कर पाए, अपनी भावना को व्यक्त कर पाए, साथ ही साथ में वो दूसरे की भावना को भी समझ पाए कि इनके कहने का क्या तात्पर्य है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर हम अंत में बात करेंगे शारीरिक मजबूती की, यानी कि शारीरिक विकास की। जैसा कि अभी सुप्रिया जी ने एक सवाल पूछा था और आप सभी ने जवाब दिया, मैं सभी का जवाब पढ़ रही थी। सभी ने उसमें लिखा था शारीरिक विकास, छोटी मांसपेशियों का विकास होगा, तो बिल्कुल सही था। तो इस पे भी हम उसी की बात करेंगे। जितने भी प्रकार के जो खेल होते हैं, दौड़ना, कूदना, भागना, इन सभी से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के अंदर 2 मांसपेशियों की हम अक्सर बात करते हैं, छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां। तो जिस खेल की, मजेदार खेल की मैंने बात करी थी, तो वीडियो का भी मुझे इंतजार रहेगा, तो रिफाइनरी में हम देखेंगे कि कितने सेंटर से वीडियोस आ रहे हैं बन करके। उसपे जो कागज की बॉल बनाने की बात हुई है, आप चाहें तो एक दिन पहले बच्चों के साथ मिल करके वो बॉल बना सकते हैं। जब वो पेपर को दबा करके उससे बॉल बनाएंगे तो उनकी छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी बहुत सारी गतिविधियां होती है जो उनके साथ निरंतर समय से बार बार करी जानी चाहिए, ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके, ना कि सिर्फ एक विकास हो सके, सारे ही विकास उसके समय पर हो सके, तभी बच्चे का 90% यानी कि 90% विकास हो पाएगा। तो अभी हमने समझा खेल के महत्व को, और हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है इससे संबंधित तो जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहेंगे। और अब मैं अगली स्लाइड पर जाना चाहूंगी। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक मजेदार सवाल लेकर के आए हैं आपके बीच में। हर बार एक सवाल के साथ में आते हैं, इस बार भी एक सवाल लेकर के आए हैं। तो ध्यानपूर्वक इस सवाल को सुनिए और सभी जो है सही जवाब देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सवाल है, बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास किस उम्र तक हो जाता है? सवाल मैं दोहराऊंगी, बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास किस उम्र तक हो जाता है? इसके अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 15 वर्ष तक,
विकल्प बी है 25 वर्ष तक, विकल्प सी है 6 वर्ष तक और विकल्प डी है 3 वर्ष तक। आपके अनुसार जो भी विकल्प सही है उसे जरूर चैट बॉक्स पे लिखें। सुप्रिया जी लगातार आपके जवाबों को पढ़ रही हैं और हमारे साथ में साझा करेंगी। जल्दी जल्दी से आप लोग सही जवाब हमारे साथ में साझा करिए। बहुत मैं सारे जवाब। हाँ जी जी चांसी जी, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे जवाब आने शुरू हो चुके हैं। विकल्प सी को काफी लोग जवाब में दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग बीच में डी भी चुन रहे हैं, 3 वर्ष तक भी चुन रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया, मैं भी देख रही हूँ लगातार ज्यादातर जो हमारी कार्यकर्त्री बहनें हैं वो विकल्प सी को चुन रही हैं, यानी कि 6 वर्ष तक। बिल्कुल सही जवाब है आपका, विकल्प सी एकदम सही है कि 6 वर्ष तक बच्चे का 90% विकास हो जाता है। लेकिन जो लोग डी लिख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी, शायद वो 3 वर्ष से 6 वर्ष में शायद वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष में बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आता है और उस 0 से लगा करके 6 वर्ष में, यानी कि 3 से 6 में भी बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। और 90% की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो 6 वर्ष तक होता है, ना कि 3 वर्ष तक होता है। तो मैं चाहूंगी कि इस बार से सभी कार्यकर्त्रियां इस चीज को समझ गई होंगी अच्छे से कि बच्चे का जो 90% मानसिक विकास है वो 0 से लगाकर 6 वर्ष की उम्र में होता है। और बाकी का बचा हुआ जो 10% है वो हमारा और आपका निरंतर पूरी उम्र धीरे धीरे होता रहता है। तो आगे चलेंगे और अब सभी का सी आ रहा है जवाब। अभी भी बहुत सी कार्यकर्त्रियां हमें जवाब लिख करके दे रही हैं। तो अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डेटा की। जैसा कि हम हर बार अंत में लेकर के आते हैं आपके पास ये डेटा और उस पर चर्चा करते हैं। इस बार भी हम चर्चा करेंगे कि किस जिले में कितने गूगल फॉर्म भरे गए हैं। ये वो गूगल फॉर्म है जो पीटीएम कराने के बाद आपके प्री प्राइमरी में हर बार आपको लिंक भेजा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीने के तीसरे मंगलवार को पीटीएम कराया जाना है और उस पीटीएम के बाद ही ये फॉर्म आपको मिलेगा। आज यूट्यूब का सत्र हो रहा है, आज ये फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। जब तीसरा मंगलवार आएगा उसके बाद आपको ये फॉर्म आपको वहीं पर मिलेगा। तो आपको पीटीएम कराने के बाद भरना है। अब जैसे कि मैं इस पे बात करूंगी कि अगर हम बात करें सबसे अधिक फॉर्म भरने वाले जिले की, तो सबसे अधिक फॉर्म जो है बिजनौर जिले में भरे गए हैं। जितने उस जिले के केंद्र हैं उसमें से 1418 कार्यकर्त्रियों ने फॉर्म भरा है। सहारनपुर की बात करेंगे तो 1408 कार्यकर्त्रियों ने इस फॉर्म को भरा है, यानी कि उस जिले में जितने सेंटर हैं उसमें से 1408 कार्यकर्त्रियों ने इस फॉर्म को भरा है। अलीगढ़ में 1249 कार्यकर्त्रियों ने इस फॉर्म को भरा है। ये वो संख्या है जिसने फॉर्म भरा है। मुझे पता है कि इससे अधिक मात्रा में पीटीएम करवाया जाता है, क्योंकि प्री प्राइमरी में बहुत सारे फोटो आते हैं हमारे पास में। लेकिन किसी कारणवश कार्यकर्त्री फॉर्म नहीं भर पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या यहाँ पर नहीं आ पाती है। और ये वो डेटा है जो हर माह जो मंथली रिपोर्ट होती है, जो मासिक रिपोर्ट होती है, वो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी और आपके सीडीपीओ मैडम सर बाल विकास अधिकारी के साथ में साझा करी जाती है और वो देखते हैं कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, और हर बार किया जाता है, और ये आपको हर बार भरना भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार भर दिया तो दोबारा नहीं भरना है, हर बार आपको ये फॉर्म भरना है। तो आशा है कि इस बार जो संख्या हम देख रहे हैं अगली बार हमें बढ़ी हुई दिखेगी और आप सभी इस फॉर्म को भरेंगे। समस्या आती है फॉर्म भरने में। अगर हम बात करें समस्या की, तो कई बार कई कार्यकर्त्रियों के फोन पर ये फॉर्म खुलता नहीं है, ये होता है। तो आप सहायता ले सकते हैं अपनी साथी किसी आंगनवाड़ी से जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। जैसे मैं बात करूँ अगर सुप्रिया की, तो मैं कई चीजें होती हैं जो हम सुप्रिया से पूछते हैं, उसके बाद उसको करते हैं, काफी सहायता मिलती है अपने साथियों से मदद लेने में, और काम काफी आसान हो जाता है। तो आप भी चाहें तो अपनी साथी कार्यकर्त्री आंगनवाड़ी से पूछ करके इसको भर सकते हैं। अगर नहीं आप उससे पूछ करके भर पा रहे हैं, तो आपके जो जिला समन्वयक हैं रॉकेट लर्निंग की टीम, जो प्री प्राइमरी संबंधित आपको प्रशिक्षण देती है और प्री प्राइमरी संबंधित चीजों पर आपसे चर्चा करती है,
उन्हें आप फोन करके उनसे सहायता ले सकते हैं और उनके माध्यम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, परंतु फॉर्म को जरूर भरें। अब हमने बात करी थी सबसे ज्यादा जहां पर फॉर्म भरे गए हैं उन जिलों की। हम बात करते हैं कुछ ऐसे जिलों की जहां पर सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि हम बात करें अगर मैनपुरी की, तो मैनपुरी में 117 फॉर्म ही भरे गए हैं। श्रावस्ती में 132 फॉर्म ही भरे गए हैं। चित्रकूट में 175 फॉर्म ही भरे गए हैं। हो सकता है इससे अधिक मात्रा में पीटीएम कराया गया हो, मगर फॉर्म ना भरा गया हो। तो आशा है कि इस बार आप लोग फॉर्म भरेंगे। और अगर कोई भी समस्या आई तो आप प्री प्राइमरी में लिखिए, सुपरवाइजर की सहायता लीजिए, अपनी साथी आंगनवाड़ियों की सहायता लीजिए और इसको भरिए। और अभी आप अगर इस फॉर्म को भरना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट पर लिख के बताइए, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरा जाना है। हर बार हम बताते हैं, इस बार भी हम आपको बताएंगे इस फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाएगा। तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपके जवाब का। मैडम ने पूछा है अमेठी में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो सुप्रिया जी, एक बार आप बताएंगे अमेठी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि स्क्रीन शायद बंद हो गई है। हाँ, अमेठी की अगर हम बात करें तो 698 फॉर्म भरे गए हैं। और अब हम सीखेंगे किस प्रकार से इस फॉर्म को भरा जाएगा। हाँ, ओके। सो चांसी जी, स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है सुप्रिया आपकी हाँ विजुअल है, पीटीएम सॉरी। फॉर्म। हाँ जी, थैंक यू। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपकी प्री प्राइमरी ग्रुप में फॉर्म आता होगा, नीली रंग की लिंक होती होगी जिसको आप छूते हैं तो कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। और फिर आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे जिला चुनना है, जिस जिले से आप हैं उस जिले का आप अपना जिला चुन सकती हैं। ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप कौन सा जिला चुन रहे हैं। हर बार जब जिले को चुनना होता है, तो अभी हम जैसे रॉकेट लर्निंग की बात करें तो 42 जिलों में कार्यरत हैं। 42 जिले से भी ज्यादा कुछ कुछ आ जाते हैं, क्योंकि कई आंगनवाड़ी दीदी गलती से अपने जिले को छोड़ के दूसरा जिला चुन लेती हैं। तो जब भी आप जिले को चुनिएगा, ध्यान से चुनिएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी और जिले का ग्राफ बढ़ाने का कार्य कीजिए। अपने जिले को ही बढ़ाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप अपना जिला चुन लीजिएगा, ठीक है। जो भी ब्लॉक हो उसके अनुसार सही से उसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। सेक्टर का नाम होगा, अपना सेक्टर का नाम लिख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अपने केंद्र का नाम लिख लीजिए। जो भी आपके केंद्र का नाम है वही लिखिएगा, सही जानकारी भरिएगा, बहुत ही आवश्यक है। आप जो जानकारी भरेंगी उसी के अनुसार फिर डेटा आता है। फिर आप अपना नाम भर दीजिएगा, जो भी आपका नाम है उसके अनुसार आप अपना नाम भरिए। 10 अंकों का व्हाट्सएप नंबर बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप उस व्हाट्सएप नंबर को भरिएगा जिससे आप मतलब प्री प्राइमरी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो उसी अनुसार आप अपना नंबर इसमें भर दीजिएगा। 10 अंकों से ज्यादा करने पर या कम करने पर ये आपका कुछ ना कुछ इसमें एरर दिखाएगा, तो ध्यान देना है कि आपका 10 नंबर का इसमें फोन नंबर आप जोड़ें। यहाँ पर डेट के लिए विकल्प आएगा। जब डेट के लिए विकल्प चुनना है तो फोन में जब आप इसको खोलेंगी तो कुछ इस प्रकार से दिखता है और नीचे आता है सेट करने के लिए, तो आपको वहां पे सेट करना होता है, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, वो पीटीएम में आपने कौन कौन से गतिविधियां करवाई हैं। आपने अगर अभिभावकों को जानकारी दी है 0 से 6 वर्ष तक के लिए तो उस पर टिक करिएगा। अगर आपने अभिभावकों को ये भी बताया है कि देरी हो रही है तो क्या क्या सहयोग उनको दिया जा सकता है। माता पिता के साथ अगर आपने मजेदार निशाना खेल की गतिविधि की है तो आप इसको भी चुन सकते हैं। और मतलब आप जो कराइए उसको चुनिए, जो आपने नहीं किया है उसको चुनने की आवश्यकता नहीं है। जो करवाइए उसको चुनिए ताकि डेटा जो है वो बिल्कुल सही निकल करके आए। फिर ये भी बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि पीटीएम में कुल कितने अभिभावक उपस्थित थे। आंगनवाड़ी दीदी आप सभी को बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे जो संख्या डालती हैं उसी के अनुसार फिर ग्राफ डेटा निकल करके आता है। तो अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर पीटीएम के दौरान
सिर्फ 7 बच्चों के अभिभावक आए हैं तो उसके अनुसार 7 लिखिए। अगर आप मतलब ज्यादा बच्चे, ये नहीं है कि हमने वहां पे अपने मन से 25 डाल दिया, 30 डाल दिया, ऐसा नहीं करना है ना। गिनिए, आप एक बार देखिए कि कितने अभिभावक आए हैं, उनकी संख्या लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगी तो कुछ इसी प्रकार से रेड होकर के लाल रंग में आपको आ जाएगा, तो आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब यहाँ पे आपको 10 अभिभावक आए थे आपके केंद्र पर, तो आप उस प्रकार से लिख दीजिए। कोई सुझाव नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। फोटो अपलोड करने में सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी दीदी लोगों को समस्या आती है, तो कुछ इस प्रकार से ब्राउजर खुल के आता है, नीले रंग के, इसको आपको टच करना है। फिर उसके बाद आपके फोन में जो आपने पीटीएम करवाई होगी उसकी फोटो खोज करके उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से फोन में भी खुल करके आ जाता है। प्रयास करिए 1 से 2 फोटो डालिए जिसमें पता चले कि आपने क्या गतिविधि करवाई है, मतलब ये पीटीएम का आयोजन हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आप वही फोटो अपलोड करिए। वीडियो बहुत छोटा अपलोड करिए, ज्यादा बड़ा अपलोड करने की वजह से ही समस्या आती है, जिससे आपका फोन जो है मतलब फॉर्म नहीं भर पाता है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ अब जो अगला प्रश्न पूछता है कि क्या आप आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप से जुड़ी हैं, यानी यह जो ग्रुप है आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप कुछ जिले में चलता है, जिसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 9, मुख्यतः 9 जिले में चलता है। जैसे गोरखपुर, अमेठी, गाजियाबाद, चंदौली, बरेली, आपका वाराणसी के कुछ कुछ केंद्र हैं, वो हो गया। तो मात्र 9, कानपुर नगर हो गया, तो 9 जिले में बस है। इसके अलावा आपके यहाँ अगर कोई केंद्र ऐसा ग्रुप नहीं बना है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। इन जिलों को छोड़ के बाकी लोगों को नहीं विकल्प चुनना है, सीधे, क्योंकि आपका सिर्फ प्री प्राइमरी का ग्रुप बना हुआ है ना। प्री प्राइमरी का मतलब आंगनवाड़ी दीदी का, जिसमें आपको केंद्र आधारित गतिविधियां भेजी जाती हैं, है ना। तो आपको फिर यहाँ पे सिर्फ नहीं विकल्प चुनना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नीचे यहाँ पे आपको नारंगी कलर का सबमिट विकल्प दिखाई देगा, जिसको आपको चुनना है। जैसे आप इसको ऐसे भरेंगे, आपका फॉर्म भर दिया गया है, ठीक है। देखिए ये आपका रिकॉर्ड ले लिया गया है, आपने फॉर्म भर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो, या फिर मतलब कोई और भी समस्या हो तो आप प्रश्न में कर सकते हैं। किसी का प्रश्न आया है चांसी जी? किसी का प्रश्न आया है क्या, जिस दौरान मैं समझा रही थी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो लगभग में इसी प्रकार से आपको हर माह पीटीएम का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग आयोजित करते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से आ, देखा जाए, है ना। तो आपने अगर पीटीएम को आयोजित किया है तो आवश्यक ही उस फॉर्म को भी जरूर भरिए। इसके माध्यम से आपको हम देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे बिजनौर में इतने फॉर्म भरे गए हैं, श्रावस्ती में इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप प्रयास करिए, नहीं सीख पा रहे हैं तो कुछ हमारे ऐसे मित्र होते हैं जिनसे हम बहुत सहज महसूस करते हैं पूछने में, समझने में, जैसा चांसी जी ने बताया उसी प्रकार से समझिए। हर जिले में एक 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 दो दो जिला समन्वयक हैं, आप उनसे संपर्क करिए, उनसे समझने का प्रयास करिए। ट्रेनिंग के दौरान में सीखने के लिए आप अपनी तरफ से बोले कि हमें ये फॉर्म भरना सिखाइए, ताकि वो भी सीख पाए, ठीक है। तो मैं प्रश्न की अगर बात करूं तो कान्हा सानू जी का आया है कि मैम जो न्यू ज्वाइनिंग है उनकी सैलरी कब तक आएगी। तो कान्हा सानू जी माफी चाहेंगे, यह जो आयोजन किया जा रहा है ये पीटीएम से संबंधित किया जा रहा है, और अगर पीटीएम से संबंधित आपको कोई समस्या या फिर ऐसे प्रश्न या सुझाव है तो आप जरूर बताइए। इसके लिए मतलब मुझे जानकारी नहीं है, तो माफी चाहेंगे। और अगर किसी का देखें तो वीडियो फोटो छोटा कैसे करें, वीडियो फोटो छोटा कैसे करें, ओके। प्रेमलता जी का प्रश्न है कि वीडियो फोटो छोटा कैसे करें। तो फोटो तो आपका जो नॉर्मल है बिल्कुल वही फोटो रहेगा, उसको आपको शेयर कर देना है। वीडियो के लिए कई सारे
मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट मैं फिर भी आप सभी को सिखाना और बताना चाहूंगी। कई सारे ऑनलाइन ऐसे एप्स भी आते हैं जिनके माध्यम से आप वीडियो को छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसको भी आप घर में जो लोग फोन चलाते हैं, ज्यादा जानकारी है, उनसे संपर्क करके सीख सकते हैं। परंतु छोटा का मतलब है रिकॉर्ड ही छोटा कर लीजिए। ये सबसे अच्छा है कि आप बड़ा वीडियो रिकॉर्ड ना करके छोटी सी झलक रिकॉर्ड कर लीजिए, तो वो ऑटोमेटिक छोटा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्रश्न को देखें तो ठीक है, लगभग में सभी के प्रश्न हो चुके हैं। फोटो है ऑडियो शेयर करने के लिए आता है जी, हाँ जी बिल्कुल। चांसेस जी, अगर कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं। हाँ जी। हाँ, पवन मिश्रा जी ने लिखा हुआ है कि माता पिता कहते हैं कि बच्चों के साथ मैं वहाँ क्या करूँगी। तो आप उन्हें बताइए कि बच्चे तो रोज ही आते हैं। तीसरे मंगलवार को जो मीटिंग होती है वो अभिभावकों के लिए होती है। वो आप बच्चों के साथ बच्चों की प्रगति देखेंगे और बच्चे क्या सीख रहे हैं। आखिर आपको आपका ये एक अभिभावक का ये फर्ज है कि वो आकर के देखें कि बच्चे वहां पर अगर केंद्र पर रहते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है, वो वहां पर क्या सिखाया जाता है, कितनी बच्चे की प्रगति हो रही है। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप आकर के देखें। और बच्चे को भी अच्छा लगता है कि जब सभी के अभिभावक आ रहे हैं तो मेरे अभिभावक क्यों नहीं। क्योंकि हम जब अटेंड करने जाते हैं तो बच्चे तो अपना प्रतिदिन की तरह आते ही हैं केंद्र पर पढ़ने, और पीटीएम में अभिभावक भी आते हैं। तो बच्चे ये देखते हैं कि इनके मम्मी पापा आए थे, इनकी मम्मी आई थी, इनके पापा आए थे, इनकी दीदी आई थी, मेरे घर से कोई नहीं आया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी बच्चों के मन में असर डालती हैं। तो बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और बच्चे की प्रगति देखने के लिए आपका आना वहां पे बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आप अभिभावक को बताएं और उन्हें समझाएं कि क्या महत्व है पीटीएम का। हमारे साथ में हमारे टीम के मेंबर भी जुड़े हुए हैं जो सवाल हमसे छूट जा रहे हैं वो उनका जवाब दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी पूछ रही है क्या उन्नाव में फॉर्म नहीं भरना है। मैडम, सब जगह फॉर्म भरने हैं, सभी जिलों पे फॉर्म भरने हैं। हमने सिर्फ उन्हीं कुछ जिलों के नाम लिए हैं जो जिन्होंने सर्वाधिक फॉर्म भरे हैं या जिन्होंने सबसे कम फॉर्म भरे हैं। सभी जगह पीटीएम होगा, सभी जगह पीटीएम का लिंक आता है, यूट्यूब का लिंक आता है, उसी प्रकार से सभी जगह फॉर्म का भी लिंक आता है। सबको पीटीएम करवानी और सबको ये फॉर्म भरना है, और ये हर महीने भरना है, हर बार भरना है। ऐसा नहीं कि एक बार भर दिया और दोबारा नहीं भरना है, सबको भरना है। जी चांसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानकारी दे दी है। और आशा करते हैं सभी आंगनवाड़ी बहनों को हमारे इस यूट्यूब सत्र से, पीटीएम के सत्र से काफी सहायता मिलेगी इस महीने के पीटीएम को आयोजित करने में। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी। हालांकि हमारे इसमें सारे के सारे प्री प्राइमरी ग्रुप के सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई होमवर्क ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप का जो है होमवर्क ग्रुप में अलग से लिंक आता है, उसके माध्यम से आपको जुड़ना होता है और उस पे करना होता है। और जो जिले हैं, जैसे आगरा जिला हो गया, कानपुर जिला हो गया, वहां के लिए आपको जो आयोजित करना है, लेकिन फॉर्म आपका प्री प्राइमरी ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी फॉर्म होता है वो सारे के सारे प्री प्राइमरी जिले में आता है। ठीक है, तो आपको फॉर्म जो है हमेशा, जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, फॉर्म प्री प्राइमरी ग्रुप में आएगा और वहां से आपको भरना अनिवार्य है। अ, ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम सत्र को समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई और सुझाव हो और कमेंट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके बाद हम इस सत्र को समाप्त करें। जी, सुप्रिया जी, एक सवाल है आंगनवाड़ी बहन का। उनका ये सवाल है कि क्या ये फॉर्म उन्हें सिर्फ एक ही बार भरना है? तो हाँ, जब आप अपने केंद्र में आप जब अपने आंगनवाड़ी केंद्र में पीटीएम की गतिविधि करा रहे हैं, तभी आपको ये फॉर्म भरना है। और यदि आप एक बार करा रहे हैं तो एक बार भरना है, और अगर आप किसी और सेंटर पर चार्ज पे हैं तो आपको उसके लिए दोबारा फॉर्म भरना है। शांति जी, आप भी किसी का सवाल बताएंगे? हाँ जी, एक शीतल रानी करके मैडम है जिन्होंने लिखा है कि स्कूल में जो मतलब, सॉरी, मैं आपकी ये आवाज धीरे आ रही है। हाँ। शीतल रानी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, माफी चाहूंगी, शीतल रानी कार्यकर्त्री जी ने लिखा है कि जो भी केंद्र स्कूल में है क्या वहाँ पीटीएम प्रिंसिपल को करानी है। तो नहीं, प्रिंसिपल को नहीं करानी है। जो स्कूल के द्वारा होगी वो अलग होगी, और जो जो हम बता रहे हैं जो हर
तीसरे मंगलवार को करानी, वो आपके कैलेंडर से आधारित है, वो आपको करानी है पीटीएम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को करानी। और जो फॉर्म भरना है वो मैंने बताया कि आपको हर महीने भरना है। हर बार जब आप पीटीएम कराएंगे फिर भरना है। एक केंद्र पे कराएंगे तो एक बार, 2 केंद्र पे कराएंगे तो 2 बार, क्योंकि केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, ये सारी जानकारी उस पर लिखनी होती है। तो इसका ध्यान रखें कि ये जो सत्र हुआ है, हो रहा है, ये आप सभी के लिए और आप सभी को करवानी है और आप सभी को फॉर्म भी भरना है। इसके अलावा अन्य कोई सवाल है तो बता सकते हैं। एक सवाल और है साक्षी मौर्य जी का। इन्होंने पूछा पैम फॉर्म क्या है। तो साक्षी जी, पैम यानी कि पेरेंट आंगनवाड़ी मीटिंग का ये फॉर्म है। तो जैसा पीटीएम होता है वही सेम चीज पैम है, बस पेरेंट आंगनवाड़ी मीटिंग का है ये। तो हाँ जी, ये वही है। बिल्कुल अर्पिता जी की बातों में जोड़ते हुए मैं बताऊंगी। देखिए, पीटीएम, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी अभिभावक शिक्षक बैठक, और पैम का मतलब आपका हो गया पेरेंट आंगनवाड़ी मीटिंग, ठीक है, यानी अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक। तो इसको हम लोग सोच रहे थे, इस चीज को, जिसको सोचते हुए हमने सोचा कि इसको पैम भी कहा जा सकता है, बिकॉज ये क्योंकि यहाँ पे तो ये आंगनवाड़ी बैठक हो रही है, तो इसीलिए इस बार हमने थोड़ा सा इसको संशोधित किया है। लेकिन हम इस पे और भी विचार विमर्श कर रहे हैं, और आपके साथ जरूर ऐसी चीजों का सुझाव हमें हमारे साथ साझा करते रहिएगा, ताकि हम भी इस पर सोच पाएं और बेहतर कर पाएं आपके साथ मिलकर के। तो आशा करते हैं सभी के प्रश्न हमने ले लिए हैं, और अब इस सत्र को समाप्त करते हैं। और भी अगर कोई आपके सुझाव हो तो जरूर